कल हमने खनिज और ऊर्जा के संसाधन वाला चैप्टर शुरू किया था। खनिज और ऊर्जा के संसाधन, इंग्लिश में बोले तो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस, है ना। क्लास शुरू करें उससे पहले सभी को मैरी क्रिसमस मेरी तरफ से। एक बार फिर से, सुबह भी बोल दिया था, एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में भी बोल रहा हूँ। सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप इसका विरोध करने वालों में से हो तो एक बात याद रखिएगा, कोई भी धर्म आपको गलत शिक्षा नहीं देता है। धर्म कोई भी हो, गलत शिक्षा नहीं देता है। अगर कोई धर्म, किसी से भी धर्म हो, इंसान हो, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसमें बुराई है तो उसमें अच्छाई भी है। आपको बुराइयां नेग्लेक्ट करना है। अच्छाइयाँ आपको किसी से भी मिले, व्यक्ति से मिले, वस्तु से मिले, धर्म से मिले, किसी भी चीज से मिले, अच्छाइयाँ आप उससे ग्रहण कर सकते हो, है ना। और यदि कोई धर्म किसी अच्छाई इसको प्रमोट करता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। यीशु के अगर आप जीवन पे थोड़ा बहुत, मैंने भी ज्यादा कोई डिटेल में नहीं पढ़ा, लेकिन आप देखोगे तो वो एक संत जैसे थे। तो अगर कुछ लोगों का बिलीव है कि भगवान के अवतार थे, तो हमें उनके बिलीव में कोई बुराई नजर नहीं आना चाहिए। अच्छा है, उनके बिलीव पर हमें भी विश्वास होना चाहिए, और हम भी उनके जो अच्छे काम है उनको अपने लाइफ में एडमायर कर सकते हैं, उनको एडमायर कर सकते हैं। कोई बुराई वाली बात नहीं होना चाहिए, है ना। तो सभी को एक बार फिर से मैरी क्रिसमस। और आगे कंटिन्यू करते हैं अपन मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज वाला पार्ट। वैसे मौसम वाकई अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्रिसमस वाली फील आ रही है, थोड़ी सी ठंडक भी कल से ज्यादा है। खैर, चलो, अपन को क्या है, अपने को तो बस पढ़ाई करना है, 10th क्लास 12th क्लास। मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ रहे थे अपन। मैं ऑडियो शेयर कर देता हूँ ताकि अपन 2 वीडियो देखने के बाद चैप्टर पढ़ सकें। एनर्जी रिसोर्सेस के बारे में। तो 2 वीडियोस उन्होंने मिनरल्स पे कवर कर ली हैं। मिनरल्स में अगर मोटा माटी देखा जाए तो ज्यादा कुछ है नहीं। मिनरल्स का क्लासिफिकेशन किया हुआ है, और मेटेलिक मिनरल्स और नॉन मेटेलिक में किया, फिर उसके बाद मेटेलिक में फिर से फेरस और नॉन फेरस में किया हुआ, और नॉन मेटेलिक के बारे में, उनके बारे में बेसिक बेसिक के। मेटेलिक, सॉरी, फेरस में कौन कौन से मटेरियल है, वो भारत में कहाँ पाए जाते हैं, क्या क्या बनता है उनसे। नॉन फेरस में कौन कौन से मटेरियल हैं, भारत में कहाँ पाए जाते हैं, क्या क्या बनता है उससे। नॉन मेटेलिक में कौन कौन से मिनरल्स हमारे भारत में पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और वो अभी अपन ने मोटा माटी देख रहे हैं, डिटेल में देखेंगे अभी भारत में। बुक में जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा भारत में यहाँ यहाँ पाया जाता है, पढ़ेंगे तो सारी चीज समझ में आएंगी। अब इसका हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है वो शुरू होता है ऊर्जा संसाधनों का, है ना। एनर्जी तो वो देख रिसोर्सेस रहे का हैं एनर्जी डेफिनेशन देखते रिसोर्सेस। हैं। तो जो भी हमें परिभाषा क्या है? पावर मिलता है मशीन्स को चलाने के लिए, वो तो जाहिर सी बात है, एनर्जी मेनली जो है हमारे यहाँ, जो है एनर्जी से मतलब जो है वो मेनली है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी का मेन सोर्स है हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक, है ना। इसके अलावा और कौन से हो सकते हैं, देखो, जरूरी नहीं है एनर्जी सोर्सेज में इलेक्ट्रिक ही आए। हमारे लिए जो है वो पेट्रोलियम भी एक एनर्जी का सोर्स हो सकता है। अगर हम बात करें, अगर हम फ्यूल बर्न कर रहे हैं गाड़ियों में तो वो एनर्जी का सोर्स है, जीवाश्म ईंधन है हमारा एनर्जी का सोर्स। उसके अलावा यदि हम कोल बर्न कर रहे हैं, कोल जला रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, कोल तो ठीक है, कोल मतलब कोयला, कोयला जला रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, वो हमारे लिए ऊर्जा का संसाधन होगा। ऐसी सभी चीजें जहां पर हम ऊर्जा का यूज कर रहे हैं किसी न किसी काम में, खाना पकाने में, गाड़ी चलाने में, झूला घुमाने में, वो सभी जो है वो किसी न किसी एनर्जी सोर्स पे काम कर रही होंगी। तो वो एनर्जी आ कहाँ से रही है, वो एनर्जी के रिसोर्सेज, संसाधन कहलाएंगे। अलग अलग संसाधन है। वी गेट पावर फ्रॉम कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट टू प्रोड्यूस हीट। जो ऊष्मा ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए हम कोल से, पेट्रोलियम से, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस जिसको बोलते हैं सीएनजी, उससे एक्सेट्रा से का यूज करते हैं ऊष्मा उत्पन्न करने में, और उस ऊष्मा का अलग अलग तरह से यूज कर रहे होते हैं अपन। हमें मिलता है पेट्रोलियम से, कोल से, नेचुरल गैस वगैरह से। हीट प्रोड्यूस करने के बाद इसे हम बोलते हैं भैया एनर्जी रिसोर्सेस। एनर्जी रिसोर्सेस दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला है भैया कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और दूसरा है हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो कुछ हद तक हमने जब संसाधन पढ़ा था तो वहां पर भी आया हुआ था ये चीज, बस अलग नामों से लिए हुए थे। कन्वेंशनल मतलब होता है परंपरागत। परंपरागत मतलब कि जो वर्षों से चले आ रहे हैं, जैसे कोयला जलाना या फिर लकड़ी वगैरह जलाना, वो सब परंपरागत में आएगा। नॉन कन्वेंशनल में कौन से आएंगे, जो अभी जैसे सौर ऊर्जा, वो कन्वेंशनल नहीं है, नॉन कन्वेंशनल में आएगा। वो पारंपरिक नहीं है, पुराने नहीं है, अभी नए हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट भी जो है वो कन्वेंशनल, कन्वेंशनल नॉन सोर्सेस क्या कन्वेंशनल में होता आएगा। है, ये फाइनाइट होता है, मतलब एक ना एक दिन ये खत्म हो जाएगा। दूसरा है भैया ये नॉन रिन्यूएबल होता है, मतलब ये वापस से दोबारा नहीं बनता है, और बनता भी है तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं बनने में। इसका एग्जांपल
कन्वेंशनल सोर्सेज के प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, इट इज फाइनाइट मतलब बहुत सीमित मात्रा में मौजूद है, समाप्य हो सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल हैं, तो मतलब ये अनवीकरणीय स्रोत है। टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म, और बनने के लिए, फॉर्म लिखा है ना, फ्रॉम नहीं लिखा, फॉर्म बनने के लिए इनको लाखों साल लग जाते हैं। जैसे कोयला बहुत एग्जाम्पल अच्छा है भैया उदाहरण है। फायरवुड, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब। दूसरा हम देख लेते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये नेचर में बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। दूसरा पॉइंट, ये रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, मतलब ये खुद से रिन्यू होते रहता है, खुद से बनते रहता है। अगर दूसरी भाषा में बोले तो हम कन्वेंशनल पारंपरिक को ये भी बोल सकते हैं कि ये अनवीकरणीय है, और जो नॉन कन्वेंशनल है वो नवीकरणीय, जैसे सौर इसका ऊर्जा, एग्जाम्पल है पवन भैया ऊर्जा। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब। इस लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में। तो पहला नंबर में आता है भैया कोल। ये मोस्ट एबंडेंट फॉसिल फ्यूल है, मतलब सबसे ज्यादा यही पाया जाता है। और कोयला बनता कैसे है? दो क्वेश्चन हो आने वाले हैं, 3 और 2 मार्क्स के, तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ से 100% जो है वो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि एक क्वेश्चन पक्का है कि इस पोर्शन से आएगा ही, क्योंकि बहुत कॉमन सा पोर्शन है, बहुत जो आपका 3 मार्क में तो पक्का है वो आएगा। क्या बोलते हैं, संसाधन कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं, मैप आएगा। तो शायद इसमें जो अपन ये पढ़ेंगे ना, रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, जैसे कोल, तो कोल माइंस भारत में कहाँ है वो भी हमको पता होना चाहिए। तो ये भी पूछा जा सकता है, दोनों को मिलाकर पूछ सकते हैं, कोल कहाँ पाया जा रहा है, हेमेटाइट कहाँ पाया जा रहा है, बॉक्साइट कहाँ पाया जा रहा है, ये पूछ सकते हैं। तो अभी मैप में देखेंगे ये है अपन, तो जाहिर सी प्लांट्स जब बात है। जमीन के अंदर दब जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं, और उसके बाद मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं कोयला को बनने में। इसको यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में पावर जनरेट करने के लिए, और इसको डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे भी यूज किया जाता है। मतलब बहुत सारे घर में लोग कोयला से खाना भी बनाते हैं। 3 तरह का कोयला पाया जाता जाहिर है। सी ये बात है। डिपेंड करता है डिग्री ऑफ हाँ, कंप्रेशन में, अब यहाँ डेप्थ में, पर और किस टाइम पे वो जमीन के अंदर दबा था। ये 3 टाइप का कोयला पाया जाता है, शायद अपन ने थोड़ी बहुत क्लास में बात करी भी है, कार्बन कंटेंट और इसके जलने के आधार पर जो है इसको 3 पोर्शन में बांट देते हैं। वैसे और भी प्रकार होते हैं कोल के, जरूरी नहीं है, शायद अपनी बुक में 3 टाइप के होंगे। एक बिट्यूमिनस कोल जो होता है वो बहुत ज्यादा कॉमनली यूज किया जाता है, बिट्यूमिनस होता है, और एक और 2 और होते हैं, मेरे को बहुत पहले पढ़ा था, याद नहीं तो है। पहला नंबर में आता है बिट्यूमिनस लिग्नाइट। जो है ये सबसे लो ग्रेड का कोयला होता है। ये ब्राउन कलर का होता है। इसमें भैया मॉइस्चर पाया जाता है, और इसको ब्राउन कलर का कोयला होता है, देखो, ब्राउन कलर कोयला। तो लिग्नाइट जो है लो ग्रेड, बहुत सबसे कम लिग्नाइट जो है उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। जब मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो ज्यादा अच्छे से जलेगा भी नहीं, जाहिर यूज सी किया जाता बात है है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। दूसरा है हमारा बिटुमिनस। ये हाई ग्रेड का कोयला होता है। ये जमीन के बहुत ही अंदर पाया जाता है, जहां पे टेम्परेचर हाई होता है। और भैया ये सबसे ज्यादा पॉपुलर कोयला है कमर्शियल यूज के लिए। बिट्यूमिनस, जैसा मैंने बोला, मुझे भी बिट्यूमिनस ही याद रहा था, लिग्नाइट, बिट्यूमिनस। बिट्यूमिनस हाई ग्रेड कोयला है और जमीन के बहुत अंदर, और सबसे ज्यादा कमर्शियली यूज होता है, इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बिट्यूमिनस कोल यूज होता है ना, सबसे ज्यादा, तो वो याद रखेंगे और तीसरा है बिट्यूमिनस। भैया एंथ्रासाइट। ये सबसे हाई क्वालिटी का कोयला हाँ, होता है, और इसमें एंथ्रासाइट। सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट पाया जाता है। अब लोकेशन ऑफ कोल देख लेते हैं, मतलब इंडिया में कहाँ पे कोयला पाया जाता है। इसको याद रख लेना, लोकेशन ऑफ कोल्स, है ना, इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है। बहुत हद तक चांसेस है मैप में ये पूछेगा, बहुत हद तक चांसेस है, क्योंकि बहुत कॉमन है, बहुत जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, भारत में कोल कहाँ कहाँ मिलता है, तो मैप में दिखाना आना चाहिए, है ना। सबसे पहले तो दिमाग में ये क्लियर करो कि भारत का मैप देख सकते कौन सा है, कौन कौन से राज्य कहाँ पर है। नहीं तो तुमने बोला, याद रहेगा कि झारखंड में पाया जाता है कोल, और झारखंड कहाँ है तो बोले झारखंड नीचे, तमिलनाडु में झारखंड लिख के आ गए, तो बात मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इंडियन स्टेट मेमोराइज करो, अगर हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखो कोल कहाँ तो कहाँ दो पाया सीरीज याद रखना जाता है। है। पहला है भैया गोंडवाना सीरीज। यहाँ पे जो कोयला मिलता है वो 200 मिलियन ईयर से भी पुराना होता है। इसका एग्जाम्पल गोंडवाना सीरीज। है दामोदर वैली, झरिया, रानीगंज, बोकारो, ये सब। दूसरा है हमारा टेरी टेरी डिपॉजिट। यहाँ पे जो कोयला पाया जाता है वो 55 मिलियन साल से भी पुराना होता है। जो गोंडवाना रीजन है वहां पर 200 मिलियन ईयर से, 200 मिलियन मतलब 2000 साल से भी पुराना, भैया 2000, हाँ, ला 2 लाख साल। हाँ, 200 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो आप 2 लाख नहीं, ये और भी ज्यादा हो जाएगा। नहीं भैया 200 लाख, सॉरी। हाँ, 200 लाख भी नहीं, 2000 लाख। 1 मिलियन में, 1 मिलियन में 10 लाख, अब इन्होंने गलती सही सही लिखी है तो बात सही है। 1 मिलियन में जो गिनती होती है वो 10 लाख होता है, 1 मिलियन में 10 लैक्स। तो अब बुक में और क्लियर हो जाएगी ये चीज, उन्होंने कितना लिखा हुआ है बुक में। तो 1 मिलियन में 10 लाख, तो इसको 2000 मतलब 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2000 लाख, 2000 के बाद लाख जोड़ना पड़ेंगे साल, 2000 लाख साल, है ना। तो ये चीज गोंडवाना रीजन में इतने साल पुराना कोयला पाया जा रहा है, सोचो कितना टाइम लगा होगा इस कोयले को बनने में। और यकीन मानो भारत में बहुत सारी मात्रा में है कोयला, इतना सारा कोयला कैसे बना होगा, अजीब सी बात है, उस टाइम क्या हुआ होगा, ऐसा क्या हुआ है,
किसी को नहीं मालूम। टर्शियरी आता है, फिर उसके बाद टर्शियरी डिपॉजिट, हिंदी में क्या बोलते हैं देखेंगे उसको। टर्शियरी इसका एग्जांपल डिपॉजिट है भैया में नॉर्थ 55 ईस्टर्न मिलियन, स्टेट्स। ज्यादा नहीं है, दूसरा है हमारा पेट्रोलियम, 510 इसको एक और लाख नाम से हम साल। लोग पुकारते हैं मिनरल ऑयल। ये नेक्स्ट मेजर एनर्जी रिसोर्सेस है कोयला। मतलब अभी तो कह रहे थे लाखों साल पहले, अब इसमें थोड़ा सा एग्जैक्टनेस पे जा गया, 2000 लाख साल पहले, कुछ ज्यादा नहीं होगा 2000 लाख साल। और ऐसे ही जो है 555 लाख साल पहले, इतना ज्यादा पुराना कोयला है। फिर के उसके बाद बाद आता है इसको पेट्रोलियम। यूज किया जाता है हीटिंग में, लाइटिंग में, लुब्रिकेंट्स। पेट्रोलियम भारत में बहुत कम है। कहाँ यूज किया जाता है, मिनरल ऑयल्स में। पेट्रोलियम एक तरह से कच्चा तेल, कच्चा तेल से फिर बाकी चीजें बनाई जाती हैं। आइदर वो पेट्रोल हो, जिसको हम गैसोलीन बोलते हैं, अलग अलग देशों में, दूसरे देशों में गैसोलीन भी बोला जाता है। पेट्रोल हो, केरोसिन ऑयल हो, उसी से ग्रीस भी बनता है। गाड़ियों में आपने ग्रीस यूज होते हो देखा होगा, साइकिल चलाए होंगे तो ग्रीस भी उसी से बनता है। मतलब तेल से बनने वाली जितनी चीजें, पैराफिन से बनकर पैराफिन भी निकाला जाता है इसी से, और उसी से पैराफिन जो है वो इस्तेमाल होता है मोमबत्ती बनाने, है ना। तो स्नेहक, स्नेहक बोलते हैं ग्रीस को ही बोलते हैं, जो भी चीजें चिकनी करने के लिए यूज होती हैं। ग्रीस यूज होता है, ऑयल यूज होता है, इंजन ऑयल यूज होता है, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल होता है, डीजल भी इसी से बन रहा होता है ना। पेट्रोल और डीजल आप देखते होगे पेट्रोल पंप पे दो तरह के फ्यूल मिलते हैं, पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल में भी दो तरह के रहते हैं। एक फास्ट वाला पेट्रोल होता है, उसको एक्चुअली वो होता क्या है, रिफाइंड पेट्रोल होता है। उसमें जो ऑक्टेन परसेंट रहता है, ऑक्टेन मेन, ऑक्टेन या ऑक्टेन, एन प्रत्यय साइंस, एन प्रत्यय मतलब एल्केन, एल्केन में जब 8 कार्बन परमाणु होंगे तो उसको ऑक्टेन बोलते हैं। तो और ये पेट्रोल, कच्चा तेल निकालते हैं जमीन से, कच्चे तेल को शोधन किया जाता है, उसको गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उससे जो है वो अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं। पेट्रोल भी उसी से बनता है, डीजल भी, केरोसिन भी, ग्रीस भी, पैराफिन भी, ये सारी चीजें उसी से बन रही होती हैं, है ना। तो डीजल और पेट्रोल दोनों ही लगभग लगभग सेम होते हैं, लेकिन सेम फिर भी नहीं होते, होते हुए भी सेम नहीं, क्योंकि कच्चे तेल से बन रहा है इसलिए बोल रहा हूँ कि सेम होते हैं, नहीं तो उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। डीजल में डीजल पहले बन जाता है, थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, और उसको रिफाइन करा जाए तो फिर पेट्रोल बनता है। और पेट्रोल को भी और ज्यादा रिफाइन किया जाए तो वो फास्ट पेट्रोल, जिसको हम अच्छा जो जाओगे ना पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने के लिए तो देखोगे दो तरह के पेट्रोल है। एक सिंपल वाला सादा पेट्रोल, एक जो है वो और ज्यादा रिफाइंड पेट्रोल होता है, तो उसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा रहती है। तो पेट्रोल उसी से, कच्चे तेल से बन रहा होता है। कोल के बाद सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला पेट्रोलियम ही है। और ये चैप्टर आपको साइंस में भी मदद करेगा उस चैप्टर में कवर अप करने के लिए। यहाँ की अगर बेसिक चीजें आपको पता होंगी तो वहाँ साइंस में भी ये चीज कवर हो जाएगी, क्योंकि वहाँ बहुत कम पोर्शन जो है वो दिया हुआ है, और उसी में से ऑब्जेक्टिव भी आना है और क्वेश्चन आंसर भी आना है। तो यूज इन हीटिंग, लाइटनिंग, लुब्रिकेंट्स, रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री। रॉ मटेरियल के तौर पे यूज होता है इंडस्ट्री दूसरे में जो है इंडस्ट्रीज वो में। यूज कर रहा ज्यादातर होते पेट्रोलियम हैं। एंटी क्लाइंट्स और फाउल ट्रैप्स में पाए जाते हैं। लीडिंग प्रोड्यूसर है भैया हमारा मुंबई हाई। गुजरात में चले जाएंगे तो अनकलेश्वर, और असम में चले जाएंगे तो दिग्बोय। तो लीडिंग प्रोड्यूसर में मुंबई में है, रिलायंस की फैक्ट्री है मुंबई में, एक्चुअली प्लांट है एक। वहाँ पर जो है पेट्रोलियम निकाला जा रहा है, इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं है, भारत की खपत के हिसाब से मुश्किल से 1 या 2% का ही हम निकाल पा रहे होंगे, जितनी भारत में खपत है उसके हिसाब से। इसलिए मैंने बोला था कि भारत में बहुत कम है। गुजरात में अंकलेश्वर में प्लांट है, और असम में डिगबोई में। तीसरा है हमारा भैया नेचुरल गैस। ये क्लीन एनर्जी रिसोर्स है। इसको प्राकृतिक यूज किया गैस, जाता है एनर्जी प्रोड्यूस करने। सीएनजी, शायद आपने नाम सुना होगा। अगर रोड पर आपको हरे रंग में रंगे हुए ऑटो दिखते हैं तो वो सीएनजी से चल रहे होते हैं। हरे रंग के अगर लोडिंग ऑटो भी दिखते हैं, अब इसका मतलब ये नहीं कि वो एक सीएनजी से चलने वाले ग्राहकों के लिए डिसाइड किया गया है उनके वाहनों का रंग हरा होगा। कई बार आपको मुंबई में जाओगे, मुंबई या दिल्ली में जाओगे तो टैक्सी जो होती हैं, काली पीली टैक्सी होती है ना, उन वो भी जो है हरे रंग की दिख जाएंगी, सीएनजी से चल रही होती हैं, वो कंप्रेस नेचुरल गैस से चल रही होती हैं। तो तीसरे नंबर पे इसका यूज करते हैं हम एनर्जी रिसोर्सेज में, नेचुरल गैस। क्लीन एनर्जी रिसोर्स क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि इससे पर्यावरण प्रदूषण बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, और पेट्रोल से बहुत ज्यादा होता है ना। तो क्लीन एनर्जी रिसोर्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण बहुत के कम लिए, करता है। या फिर सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस नेचुरल गैस, यानी कि हिंदी में बोले तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित मतलब कि संपीड़न याद होगा थोड़ा सा, 9th क्लास में सिखाया था आपको कि ठोस द्रव गैस में संपीड़न सबसे ज्यादा गैसों में होता है। गैस को अगर संपीड़ित किया जाए तो वो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है ना। एलपीजी में अपने वही हो रहा है, गैस भर रहे हैं सिलेंडर में तो लिक्विडफाई हो रही है, इसलिए इसलिए उसको एलपीजी बोल रहे हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोल रहे हैं, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर नेचुरल गैस को जो है वो संपीड़ित करके सिलेंडर में भरा जाता है, इसलिए उसको सीएनजी बोल रहे हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस बोल रहे हैं। इसको रॉ मटेरियल के तौर पे यूज किया जाता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में। इसको फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। और जो हमारा सीएनजी है, कंप्रेस
compressed natural gas इसको यूज किया जाता है भैया व्हीकल्स मतलब ऑटो वगैरह को चलाने में, जिससे बहुत ही कम प्रदूषण किस रंग के ऑटो होंगे सीएनजी के चलते हुए, आपको दिख जाएंगे, बहुत कॉमन हो गए आजकल। भोपाल में भी प्लांट लग गया है सीएनजी का। बन तो नहीं रही है लेकिन रिफ्यूलिंग के लिए, रिफ्यूलिंग प्लांट जो है भोपाल में भी 2-3 लग गए हैं अब। तो सीएनजी के वाहन धीरे धीरे आपको और ज्यादा दिखने लगेंगे। पेट्रोल से सस्ता होता है, पॉल्यूशन कम करता है। बस खामी क्या है, खामी ये है कि डीजल की अपेक्षा लोड थोड़ा कम ले पाता है। डीजल की गाड़ियां जो है वो लोड ज्यादा हैवी लोड ले सकती हैं, ये थोड़े से। बिजली में भी वो बैटरी से चलने वाले ऑटो में भी यही दिक्कत है, सीएनजी से चलने वाले में भी यही दिक्कत है, ज्यादा लोड नहीं ले सकते। इसका मतलब ये नहीं कि 2-3-4 व्यक्ति बैठ गए तो नहीं ले पाएंगे, ले लेंगे, लेकिन स्पीड कम हो जाएगी थोड़ी सी। और उसकी तुलना में डीजल की तुलना में डीजल थोड़ा सा ज्यादा लोड ले सकते हैं। है, मतलब फर्टिलाइजर pollution होता है। इंडस्ट्री में भी ये यूज मिलता होता है। कहाँ पे है? कृष्णा गोदावरी बेसिन। दूसरा है हमारा वेस्ट कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है वो आपको साउथ इंडिया में आपको मिलता है। अपन ने देखा है भूगोल में जब पढ़ा है तो कृष्णा गोदावरी जो बेसिन मतलब उसका जो पठारी इलाका है, नदी का जो पठारी इलाका है उसको बेसिन बोलेंगे। एक्चुअली अगर हम इसको वहाँ वो बोले ना जहाँ पर नदियाँ इकट्ठी होती हैं, और मैदानी भाग जो मैदानी भाग बनाती हैं ना समुद्र में मिलने से पहले, उसको डेल्टा डेल्टा भी बोलते हैं। एक्चुअली जो नदी का बेसिन कहलाता है वो नदियों का फैलाव वाला हिस्सा, जहाँ पर नदियां बहुत ज्यादा फैली हुई रहती हैं, तो रेतीला हिस्सा हो जाता है ना वो, उसको बेसिन बोलते हैं। तो वहां पर जो है ये पाया जा रहा कोस्ट है। ऑफ मुंबई हाई। तीसरा है हमारा अंडमान एंड निकोबार। और लास्ट है हमारा कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का इलेक्ट्रिसिटी। तो भैया इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है दो तरीके से। पहला है भैया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है फ्लोइंग वाटर से। फ्लोइंग वाटर से क्या होता है, टरबाइन जो है वो बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, तो सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बांध बनाए जाते हैं, टरबाइन लगा दिया जाता है, पानी टरबाइन पे गिरता है, टरबाइन घूमता है, और आपको मालूम है जनरेटर कैसे काम करता है, वो जनरेटर विद्युत बनाता है। रोटेट अगर करता नहीं है, मालूम है तो जिसके कारण रिविजन होगा इलेक्ट्रिसिटी साइंस प्रोड्यूस होता में, है। उसमें ये देखिएगा। पॉल्यूशन फ्री प्रोसेस है, मतलब पानी अगर चल रहा है उससे कहां से पॉल्यूशन होगा। इसका एग्जांपल है भैया भाखड़ा नंगल डैम, दामोदर वैली, ये सब। अगर दूसरा है हमारा थर्ड अपने यहाँ के याद रखना है तो खंडवा में ओमकालेश्वर बांध, वहाँ उसका पूरा नाम इंदिरा गांधी बांध सागर परियोजना है, वो खंडवा में है। और यहाँ अगर आप तवा डैम गए हो तो तवा डैम में जो तवा रिवर पे बना हुआ है, वो भी तवा डैम भी इसका उदाहरण लिख सकते हो आप, इटारसी में मौजूद है वो। थर्मल पावर। इसमें क्या होता है, हीट को प्रोड्यूस किया जाता है फॉसिल फ्यूल्स वगैरह को जला करके। हीट थर्मल पावर में क्या होगा, कोल जलाएंगे, पानी गर्म करेंगे, भाप बनेगी, भाप से टरबाइन घुमाएंगे। अपने को क्या है याद होगा, अपने को टरबाइन घुमाना है, चाहे भाप से घुमाओ, चाहे बार बार अलग अलग जगह पे यूज कर लेता हूँ मैं इस टर्म को, लेकिन हाँ हमको क्या है, हमको टरबाइन ही घुमाना होता है। और विद्युत जनरेटर अगर आपने पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी याद होगा, तो बिल्कुल आप जो है वो से किसी क्या होता सी है, भी चीज टरबाइंस को से रोटेट किया जाता है और भैया टरबाइन टरबाइन को रोटेट हो रोटेट गया कर सकते मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा। इसका एग्जांपल क्या है भैया, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब। तो यही था। हैं। ज्यादातर मेनली भारत में अभी भी कोल से ही बिजली बनाई जा रही है, मैक्सिमम बिजली जो भारत में बनती है वो कोल भैया से हमारे ही बन रही कन्वेंशनल है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी। चलो मिलते हैं, पढ़ेंगे हम लोग नॉन कन्वेंशनल सोर्स। अब नॉन कन्वेंशनल देख लेते हैं, ये कन्वेंशनल थे। कन्वेंशनल मेरे ख्याल से ज्यादा तो नहीं पूछना कंटिन्यू करते चाहिए। हैं मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। हम पढ़ रहे थे इसमें एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में, और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में। तो भैया हम बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के ऊपर, मतलब जो कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये कोयला पेट्रोलियम प्रदूषण बहुत फैला रहे हैं, खत्म हो जाएंगे कुछ सालों में, फिर क्या करेंगे। तो हम जो है पूरी ह्यूमन जो जमात है, समाज है, मानव समाज है, वो जो है वो नॉन रिन्यूएबल की तरफ बढ़ रही है, अनवीकरणीय स्रोत की तरफ बढ़ रही है ना। सॉरी। ये सब, जो कि हमें पता है कि एक दिन वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, मतलब वो खत्म हो जाएगा। एग्जॉस्ट हो इसीलिए जाएगा हमें कोई मतलब दूसरा खत्म हो अल्टरनेटिव जाएगा। खोजना है, मतलब उसके अलावा और क्या यूज कर सकते हैं। और क्या भैया, जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, मतलब कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वगैरह, ये बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन भी फैलाते हैं। तो यहीं पे कूद फांद के आ जाता है NCSOE, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। पहला पॉइंट बोलता है कि सुनो भैया, हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, मतलब हम खुद ही रिन्यू हो जाते हैं, खुद ही हम बनते रहते हैं, बहुत ही अच्छी बात। दूसरा है भैया पॉल्यूशन फ्री भी है हम, मतलब हम पॉल्यूशन वगैरह नहीं फैलाते। और तीसरा है कि हम इकोनॉमिकल भी है, मतलब एक बार हमें बस सेटअप करना पड़ेगा, उसके बाद भैया बहुत ही कम पैसे लगते हैं। तो पहला है हमारा नॉन कन्वेंशनल में न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। ये एनर्जी ऑब्टेन होता है बाय अल्टरिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ छेड़खानी करके एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है। जो रिलीज हीट होता है वो यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने के लिए। इसका एग्जांपल है भैया यूरेनियम और थोरियम। ये हमें मिलता है झारखंड में, अरावली रेंजेस ऑफ राजस्थान में। और अगर यूरेनियम बहुत कम है अपने यहाँ, थोरियम ज्यादा है। यूरेनियम बहुत, मुझे नहीं पता ये इन्होंने किस आधार पे बोल दिया, बुक भी बोल रही होगी जहाँ तक है, लेकिन यूरेनियम बहुत कम है, थोरियम सबसे ज्यादा है भारत में। थोरियम का यूज करके न्यूक्लियर पावर प्लांट, शायद क्लास में थोड़ी बहुत बात हुई होगी इस बारे में कि नाभिकीय संलयन और विखंडन कैसे काम करते हैं। नाभिक जब टूटता है या दो नाभिक हल्के नाभिक जुड़ते हैं, दोनों ही कंडीशन में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है।
उस ऊष्मा का यूज कर लेते हैं। और अगर कितना अच्छा है उसके लिए बस वही बोलना काफी होगा कि 1 ग्राम यूरेनियम जो है वो कई टन कोयले के बराबर, जितना जलाने पर ऊष्मा निकलेगी ना, वो काम उतनी ऊष्मा केवल 1 ग्राम यूरेनियम कर देगा। इतना ज्यादा पावरफुल है ये मेथड, है ना। इसलिए जो है वो मोनाजाइट सैंड्स ऑफ इतना केरला में ज्यादा देखें यूज तो किया वहां जा पे रहा है। थोरियम पाया जाता है। दूसरा है हमारा सोलर एनर्जी। केरला की बात करी तो केरला में थोरियम है, भारत में ज्यादातर थोरियम ही है। इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, बोले तो हमें बहुत ही ज्यादा सनलाइट मिलता है। सोलार एनर्जी पे भारत बहुत काम कर रहा है, और मैं चाहूंगा आप लोग इसको अच्छे से कर लें, इस पोर्शन को, सोलार वाले को, क्योंकि सोलार पोर्शन बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा पूछा जा रहा इस है। सनलाइट को हम यूज कर सकते हैं इन दी फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी। अब भैया जब सनलाइट को यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, इस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं फोटोवोल्टाइक। ठीक है। अब तीसरा नंबर में आता है विंड एनर्जी, मतलब जो हवा के चलने से जो चक्री घूमता है, इसको यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। अगर लार्जेस्ट विंड फार्म देखें इंडिया में तो वो है नगर कोयल से लेके मदुराई तक। और दूसरे प्लेसेस हम देखें तो वो आ जाता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप। सारे भैया कोस्टल रीजन है, मतलब बहुत ही ज्यादा हवा चलते रहता है, जिसके कारण हमारा चक्री घूमते रहता है। देख रहे हो, कोस्टल एरियाज में है जितनी भी पवन चक्की बनी हुई है, ज्यादातर मेजरली कोस्टल एरियाज में। और शायद आपको इसका आंसर पता है, कोस्टल एरिया से ही पवनें चलना स्टार्ट होती हैं, हवा जो चलना स्टार्ट होती हैं वो कोस्टल एरिया से ही होती है। कैसे होती है, मुझे मुझे नहीं लगता आप में से कोई ऐसा बहुत कम होंगे जिनको नहीं मालूम होगा। 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है आपने, वही जनरल नॉलेज का क्वेश्चन कि हवा चलती कहाँ से, है ना। आई होप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं एक वीडियो भेज दूंगा, क्योंकि अब उतना टाइम नहीं है मैं आपको बता पाऊँ कि हवा चलना कहाँ से स्टार्ट होती है। और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होते रहता है। चौथा नंबर में हमारा है बायोगैस। बायोगैस प्रोड्यूस किया जाता है श्रब से, फार्म हाँ, वेस्ट से, एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट से। ये भी मतलब नवीकरणीय में आएगा। बायोगैस है जो अपने खेतों पर वेस्ट बच रहा है, पशुओं की का मल है, जो खेती किसानी से बचा हुआ अपशिष्ट है, जैसे अपन वो पराली बोलते हैं ना, जो बच जाती है जला देते हैं खेत, वो तक सब कुछ जो है इस टैंक में डाल दिया जाता है। बस सड़ने देते हैं उसको, सड़ेंगे तो गैस बनेगी, उस गैस का यूज कर लेंगे गाँव में जलाने के लिए, क्योंकि मीथेन बहुत अच्छी खासी मात्रा में होती है उसमें। जितना भी कचरा है और भैया उसको मीथेन यूज करके ज्वलनशील बायोगैस गैस है। प्रोड्यूस किया जाता है। अब जो ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है वो हमें हायर थर्मल एफिशिएंसी देता है, अगर हम उसे कंपेयर करें केरोसिन और चारकोल से। वही भैया अगर हम बायोगैस में कैटल डंग को यूज करें तो उसे हम बोलते हैं गोबर गैस प्लांट। अब बायोगैस बायोगैस को अगर हम गोबर डालते हैं उसमें तो उसको हम गोबर गैस बोल देते हैं। से फायदा क्या है ये? मुझे अजीब लगा था जब पहली बार मैंने गोबर गैस यूज किया था शब्द, और कई बच्चों ने वो जगाया था, आश्चर्य जगाया था कि ये भी कोई चीज होती है। गोबर गैस संयंत्र बहुत कॉमन हो गए आजकल, बहुत ज्यादा यूज भी किए जा रहे हैं। गोबर जो है वो अच्छी खासी मात्रा में जलता है और गैस उत्पन्न करता है, वो गैस जो है वो घरों में जलाने के काम आ रही ये है, हमें मैंने एनर्जी वीडियो देता भी है, दिखाए हैं प्लस इसके ऊपर मैन्योर भी तैयार आपको। हो जाता है जिसको हम अपने खेत में। और वो जब सड़ जाता है ना गोबर, तो उसका जो बचा हुआ हिस्सा रहता है, जो खाद नहीं बन पाया है, उसका खाद के रूप में यूज कर लेता है किसान। तो हर मामले में जीरो वेस्ट है, और बहुत अच्छी खासी मात्रा में गाँव में एनर्जी भी दे एज अ रहा है। फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। और क्या फायदा है भैया, ये बहुत ही सस्ता है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। पांचवा नंबर में हमारा है भैया टाइडल एनर्जी। इसमें एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है समुद्र के लहरों हाँ, से। जब ओशन में हाई टाइड्स होता है तो वाटर को टाइडल एनर्जी, जल तरंग ऊर्जा, जो तरंग होती हैं, समुद्र की लहरें होती हैं, उसका यूज कर रहे हैं काय में, एनर्जी प्रोड्यूस करने में। तो हाई टाइड में, हाई टाइड और लो टाइड क्या होता है, हाई टाइड बोलते हैं शायद हिंदी में, आपको याद आ रहा होगा, चंद्रमा के कारण से ज्वार भाटा आना। ज्वार और भाटा, ज्वार मतलब पानी ऊपर जाना, भाटा मतलब नीचे हो जाना। तो ज्वार भाटा जो है वो समुद्री इलाकों में आता रहता है। जब ज्वार आता है तो पानी को जो है वो ट्रैप कर लिया जाता है। कैसे, थोड़ा सा इमेजिन करो, यहाँ पर ये आपका बेस लाइन है, समुद्र का तल ऐसा है कुछ, इस लाइन पे बना हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ। ये एक घाटी जैसा है, इसका कलर चेंज कर लेना चाहिए मुझे। समुद्र तल कुछ ऐसा बना हुआ है मान लीजिए, है ना, ऐसा। यहाँ से जमीन शुरू हो जाती है। तो स्टार्टिंग में पानी जब ज्वार आता है तो पानी यहाँ तक रहता है, और भाटा आता है तो पानी इतना कम हो जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर एक बांध बना दिया जाता है, यहाँ पर एक गेट बना दिया जाता है, जिसमें होता क्या है, जब भी ज्वार आता है, ज्वार आने पर पानी यहाँ से जैसे जाता है, यहाँ आता है और यहाँ ट्रैप हो जाता है, यहाँ भर जाता है। बहुत बड़ा एरिया रहता है, यहाँ भर जाता है। जब पानी नीचे उतरता है तो बाकी पानी तो नीचे आ जाता है, लेकिन ये पानी यहाँ स्टोर हो जाता है। स्टोर हो जाता है तो वैसे ही बांध वाला सिस्टम हो गया, बांध में पानी स्टोर हो गया, इसका यूज हम जो है वो टरबाइन घुमाने में कर लेंगे, यूज हो जाएगा वो।
तो टाइडल एनर्जी का इस तरह से यूज करते हैं। ट्रैप कर दिया जाता है गेट को क्लोज करके। जब टाइड्स नॉर्मल हो जाता है तो वापस से गेट को खोला जाता है, जिससे भैया जो पानी है वो वापस से समुद्र में जाता है। उसी पानी को यूज करके टरबाइन्स को रोटेट किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। इसका एग्जांपल है भैया गल्फ ऑफ काम्बर्ड, गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में और सुंदरबन रीजन वेस्ट बंगाल। अच्छा, सुंदरबन रीजन मेरे ख्याल से आप परिचित हो, सबसे बड़ा डेल्टा है और केवल इंडिया या एशिया का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो गंगा गंगा नदी पे बनता है और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। डेल्टा कब, जब नदी जो है वो समुद्र में मिल रही होती है तो वहां पर एक अलग अलग प्रकार की जैव विविधता उत्पन्न हो जाती है, जीव उत्पन्न हो जाते हैं या वन उत्पन्न हो जाते हैं, दलदले वाला इलाका रहता है ना, और बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं वहां पर, जल पे भी और स्थल पे भी। तो वो एक प्रकार का डेल्टा मतलब एक तरह से दलदल वाला एरिया जहाँ नदी समुद्र से मिल रही होती है और वहां पर नई प्रकार की वनस्पति, अलग प्रकार की वनस्पति उग जाती है, उसे हम डेल्टा बोलते हैं। सुंदरबन डेल्टा गंगा नदी पे बनने वाला दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, प्राकृतिक डेल्टा है। और इसके अलावा जो टाइडल एनर्जी है वो हमारे यहाँ कहाँ है, गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ का रण गुजरात में है। जेठालाल, अगर तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते होगे तो कच्छ के रण से बहुत अच्छे से परिचित हो गए आप। और गल्फ ऑफ खम्बाट, ये मुझे भी देखना पड़ेगा कहाँ पर है। अब लास्ट है हमारा जियोथर्मल एनर्जी। इसमें एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है अर्थ के हीट को यूज करके। अर्थ सरफेस के अंदर जो हीट प्रोड्यूस होता है ये उसके बढ़िया कारण है। वाटर कन्वर्ट हो जाता है स्टीम में, और यही स्टीम को यूज किया जाता है टरबाइन्स को रन करने के लिए। और भैया टरबाइन रन कर गया मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गया। इसका एग्जांपल है हर जगह विद्युत बनाना है तो टरबाइन घुमाना है, टरबाइन घुमाया। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ज्वालामुखी का नहीं यूज करते हैं एक्चुअली। ज्वालामुखी के आसपास कई जगह पर ऐसी हमारे पास दरंगे मिल जाते, दर्रे मिल जाते हैं जहाँ से बहुत तेज मात्रा में भाप निकल रही होती है। क्यों? क्योंकि चट्टानों के नीचे लावा होता है, वो चट्टानों को गर्म कर देता है और चट्टानों पर उपस्थित पानी गर्म होकर भाप बन के ऊपर आ रहा होता है। कई जगह पर ऐसा देखा जाता है। तो उस भाप का यूज हम क्या कर लेते हैं, टरबाइन को घुमाने में कर लेते हैं। हमारा पार्वती वैली हिमाचल प्रदेश में और पूगा वैली लद्दाख में। पार्वती वैली हिमाचल प्रदेश में, पूगा वैली लद्दाख में। तो ये अभी हो गया हमारा चैप्टर एनर्जी पढ़ेंगे तो रिसोर्सेज ये का सब डीएन। नाम हो अब हमारा जाएगा। लास्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। तो जितने भी सेक्टर्स हैं जैसे कि तो एनर्जी का संरक्षण तो हमेशा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है। सच में अच्छे टॉपिक है, इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, ऊर्जा संरक्षण पर बिल्कुल आ सकता ट्रांसपोर्टेशन है। हो गया, डोमेस्टिक हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, हर जगह पे एनर्जी चाहिए होता है। इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम एनर्जी को कंजर्व करें। तो कुछ कंजर्वेशन स्टेप्स देख लेते हैं। जैसे कि पहला है हमारा कि हमें ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को यूज करना चाहिए, ना जाहिर कि हम सी कहीं बात भी है। जा रहे हैं तो बाइक और कार उठा के चल दिए। दूसरा है हमारा जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज नहीं कर रहे हैं तो स्विच को ऑफ कर दे। तीसरा है हमारा हमें पावर सेविंग डिवाइसेस यूज करना चाहिए, जिससे हम और भी ज्यादा एनर्जी को बचा पाएंगे। और लास्ट पॉइंट है CFL। हमें कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को छोड़ करके नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की ओर शिफ्ट करना चाहिए, जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सब का यूज करना चाहिए। तो ये हो गया भैया हमारा चैप्टर समाप्त। धन्यवाद। ऊर्जा नहीं, बहुत अच्छा समझाया सच में। ऊर्जा संरक्षण जो है वो वाकई एक जरूरी नीड है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, है ना। तो ऊर्जा संरक्षण तो बहुत कॉमन सा टॉपिक हो गया है। मुझे नहीं लगता आप में से बहुत कम बच्चे ही ऐसे होंगे जो ऊर्जा संरक्षण से परिचित ना हो, है ना। वो सभी हैं। अब अपन जो है ये वीडियो देखने के बाद, जहाँ जब थोड़ा बहुत जान चुके हैं चैप्टर के बारे में, तो मुझे नहीं लगता आप पढ़ने में अपन को थोड़ी बहुत भी दिक्कत होगी। हेवन अपने पिता के साथ दूर की गुवाहाटी से जाता है और वो चलती हुई रसोई देखता है। कुछ पूछना है किसी को? भैया उष्णकटिबंधीय क्या होता है? उष्णकटिबंधीय, ऋषि का क्वेश्चन ही अलग था पहले शायद। ऋषि सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय वन शायद तो पूछ चुका है पहले, अपन ने उस टाइम टाल दिया था और फिर उसका जवाब नहीं दे पाए थे। वनों के प्रकार हैं ये, उष्णकटिबंधीय वन, सदाबहार वन। तो एक बार वो देख लो। हाँ, उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन, सदाबहार वन। तो ये वनों के प्रकार रहते हैं। मैं बता दे रहा हूँ उष्णकटिबंधीय मतलब क्या होते हैं। इन वनों का विकास उष्ण और आर्द्र जलवायु वाले। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन वैसे वन होंगे जहां पर आर्द्र जलवायु होगी, उष्ण और आर्द्र जलवायु। उष्ण किसको बोलेंगे? उष्ण मतलब कि जहां पर धूप ज्यादा पड़ती है, मेरे ख्याल से तो, है ना, धूप जहां पड़ती है उसको उष्ण बोलेंगे। उष्ण पर्णपाती वन भी होते हैं उष्ण कटिबंधीय। तो अलग अलग उष्ण कटिबंधीय में भी इतने सारे वन है। उष्ण कटिबंधीय
6 प्रकार के वन पाए जाते हैं। मेरे को ये क्वेश्चन कब से बना हुआ था दिमाग में, ये पता था कि वन होते हैं, लेकिन कभी वो शब्द पे गौर नहीं किया कि उष्ण कटिबंधीय, उष्ण का मतलब तो होता है जहाँ पर धूप ज्यादा पड़ती है। तो भारत में आने 6 प्रकार के वन हैं, जैसे आर्द्र उष्ण कटिबंधीय वन, शुष्क उष्ण कटिबंधीय वन, पर्वतीय उष्ण कटिबंधीय वन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शायद इंग्लिश में आंसर मिल जाए इसका। मैं शब्द पे गौर कर रहा हूँ, देखना अगर हम बड़ी बात करें तो उष्ण कटिबंधीय मतलब ऐसा एरिया में उगने वाले वन जहाँ पर धूप ज्यादा पड़ती है, ट्रॉपिक्स। The tropics are the region of Earth surrounding the equator. इक्वेटर के आसपास का एरिया जो है वो ट्रॉपिक्स कहलाता है, उष्ण कटिबंधीय कहलाता है। इक्वेटर अगर आप देखोगे तो इक्वेटर का आसपास का ये इस एरिया को उष्ण कटिबंधीय बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि धूप बहुत ज्यादा पड़ रही होती है। भूमध्य रेखा दिख रही है आपको, पृथ्वी का शेप ऐसा है, अजीब है ना, लेकिन है। कहाँ गया? आपको दिख रही है स्क्रीन मेरी? दिख रही है भैया। हम्म। तो ट्रॉपिक एरिया या उष्ण कटिबंधीय एरिया ये कहलाता है, अपनी इक्वेटर ये है, भूमध्य रेखा ये है, इसके आजू बाजू का ये वाला एरिया उष्ण कटिबंधीय एरिया कहलाता है ना। तो भारत का ये वाला, भारत का हिस्सा भी देखो यहाँ उष्ण कटिबंधीय हिस्से में आता है, ये वाला हिस्सा। तो इसको ट्रॉपिक रीजन बोलते हैं। और उष्ण कटिबंधीय इस एरिया में पाए जाने वाले वन, टॉपिक रिलेटेड बहुत सारे वन होते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय मतलब ये वाला एरिया, भूमध्य रेखा के आसपास का एरिया। चलो अगला पोर्शन बुक को पढ़ना अपन अगले पोर्शन में चालू करते हैं। इस बार पोर्शन में यहीं तक रहने देते हैं। एक बार फिर से ज्वाइन करो, अगर समझ में आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो आप लीव कर सकते हो।